जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको हम 107 और 108 बताएं। 107 में किस प्रकार भारत देश में विधेयक बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है उसके बारे में बताएं। 108 में जब कोई विधेयक को दोनों में से कोई सदन नहीं पारित करता है या किसी विधेयक पर लेकर दोनों हंगामा कर बैठते हैं या 6 महीने तक कोई संसद रोक देता है, उस पर वह संयुक्त अधिवेशन बैठाते हैं। अब हम बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा 109 और 110 दोनों आर्टिकल में है। 109 में कहा गया है कि धन विधेयक का विशेष प्रावधान की बात कहा गया है। 109 में यह कहा गया है कि धन विधेयक के बारे में हम, और 110 में कहा गया है कि धन विधेयक का परिभाषा, धन विधेयक का परिभाषा कहा गया है। 109 में धन विधेयक का विशेष प्रावधान की बात कहा गया। सबसे पहले हम 110 को समझेंगे, उसके बाद 109 समझेंगे। हम किस जैसे यह संसद भवन है, संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा। हम तो वोट दिए हैं लोकसभा को, राज्यसभा का तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हम इसे वोट नहीं दिए हैं, लेकिन जनता पर जो भी हम पैसा देते हैं, टैक्स बढ़ता है, जो हम अपने सबका अपना अपना एक बैंक अकाउंट होता है। जैसे बैंक सब कोई खाता खुलवाए हैं, लेकिन जो हम भारत का जो पैसा देते हैं, जो हम टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, या किसी से हम ऋण लेते हैं या किसी को ऋण हम किसी देश को देते हैं, वह हमें आरबीआई के पास जमा किया जाता है। जो भारत के सबसे बड़ा बैंक का मैनेजर है वह आरबीआई है, हेड ऑफ ऑफिस। जैसे सारा वित्तीय व्यवस्था आरबीआई पर ही है, जो किसी भी बैंक को संचालित करता है इसके आरबीआई में अकाउंट खोला जाता है। जब भी हम जीएसटी भरते हैं तो आरबीआई के अकाउंट में ही जाता है। और भारत का जो आरबीआई का जो संचित निधि होता है उस पर लोकसभा का ज्यादा अधिकार है, क्योंकि हम जनता का सारा पैसा, जनता हम लोग वोट देते हैं और भारत का सारा पैसा तो इसका जिम्मेवारी लोकसभा की है, क्योंकि हम सारा चीज वोट टूट दे के हम संसद को जिताए हैं, लेकिन हमारा गलत रूप से पैसा न खर्च हो, इसलिए हम इसे लोकसभा पर ही आधारित रखते हैं। और कोई भी धन विधेयक आएगा उसका निर्णय सिर्फ लोकसभा का ही सांसद लोग लेगा, राज्यसभा को उसमें नहीं ले सकता है। और जब हम धन विधेयक लाते हैं, और यह संचित निधि पर कब प्रभाव डालता है, यदि हम टैक्स को बढ़ा देते हैं। भारत में अगर कोई सामान 10 रुपया में बिक रहा है, उस पर हम टैक्स करके 15 रुपया कर दें, तो 5 रुपया वो जो संचित निधि में जाएगा वो उससे हमारा धन के विकसित हो जाएगा भारत सरकार के। यदि हम किसी देश से हम ऋण ले लेते हैं, पैसा उधार, जिसमें हमको संचित निधि में पैसा बढ़ जाता है, यदि हम किसी देश को पैसा दे देते हैं तो हमारा संचित निधि का पैसा घट जाता है। यह इसका परिभाषा के रूप में आप समझिए कि धन विधेयक का जो परिभाषा है, यह इस पर कहा गया है कि जो भी धन विधेयक का जो भी परिभाषा वह संचित निधि पर ही भार होता है। यदि हम टैक्स घटा देंगे तो वह संचित निधि का पैसा घट जाएगा, यदि हम टैक्स को बढ़ा देते हैं तो संचित निधि में पैसा घट जाएगा। और संचित निधि का जो पूरा जिम्मेवारी आरबीआई बैंक ले रखा है, जो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय संस्था वाला बैंक है। इसके बाद हम करते हैं 109 की बात। इसमें विशेष प्रावधान की बात कहा गया है। इसमें विशेष प्रावधान इसलिए कहा गया है कि हम धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा ही लेगा। लोकसभा का सदस्य क्यों लेगा? क्योंकि हम लोग को वोट दिए हैं, और वोट अब इसका अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि यह धन विधेयक है। यदि यह धन विधेयक लागू हो गया और राज्यसभा कह रहा है कि हम यह धन विधेयक पारित नहीं होने देंगे, इसके लिए लोकसभा राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक यह विधेयक को रोक सकता है। इसके बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक यह पास हो जाता है, क्योंकि धन विधेयक पर सारा निर्णय लेने के लिए लोकसभा को दे दिया गया है। यदि 14 दिन इसलिए राज्यसभा को दिया जाता है कि आप इसको के बारे में आप कहें कि यह शिक्षित लोगों का साधन है, इसमें आप कहिए तो हम सुधार कर सकते हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि हम ये विधेयक लाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जीएसटी आया था, जीएसटी पर बहुत सारा विवाद हुआ था, लेकिन वह तो धन विधेयक था, उसमें लोकसभा सिर्फ 14 दिन तक ही रोका था। उसके बाद ऑटोमेटिक 15वां दिन पास हो गया था। लेकिन उसमें सुधारने की बात लोकसभा कहा था, जिसको हमको सुधार हुआ था। लेकिन जब यह
राज्यसभा जब लोकसभा को कहती है कि यह विधेयक में थोड़ा दिक्कत है, तब उसके ऊपर है, लोकसभा के सदस्य के ऊपर है कि राज्यसभा की बात मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है फिर भी यह धन विधेयक पारित हो जाएगा। इस प्रकार आपको हम 109 और 110 दोनों धन विधेयक के बारे में बता दिए कि धन विधेयक का परिभाषा क्या है, कि जो भी संचित निधि पर भार होगा पैसा का, वह चाहे टैक्स घटेगा या बढ़ेगा, या किसी देश से हम ऋण लेते हैं या किसी देश को देते हैं, वह संचित निधि पर ही भार होता है। और संचित निधि का सारा पैसा आरबीआई के पास जमा होता है और इसका सारा रक्षक संसद को ही कहा जाता है, क्योंकि जब संसद जब विनियोग पारित नहीं करेंगे तब यह पैसा निकलता ही नहीं है बिना राष्ट्रपति के साइन से। हाँ, और धन विधेयक जो है यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कहा जाता है। सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष कह देगा राष्ट्रपति के कि हम धन विधेयक लाने जा रहे हैं, इसमें आप कुछ नहीं बोलिएगा, तो राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं कि ठीक है जाओ पास करा लो। कहे कि वह राष्ट्रपति आदेश दे चाहे न दे, वह धन विधेयक का सारा निर्णय यही लेगा। और उसके बाद जब धन विधेयक आएगा तो उस पर राष्ट्रपति सवाल नहीं पूछ सकते, पुनर्विचार नहीं कर सकते, क्योंकि यह धन विधेयक क्यों लाया, किस लिए लाया, इस पर सवाल नहीं कर सकते। जैसे हम ये रूम है, अगर कोई व्यक्ति टाइम के बाद आता है तो अगर हम उसको कह दिए कि अंदर आ जाओ, वो पूछा कि अंदर आओ, हम कहें कि आ जाओ, उसके बाद हम उससे ये ना पूछ सकते हैं कि क्यों तू लेट के आया। लेकिन हमारे पास नियम था कि अगर 10 बजे के बाद आप गेट बंद कर देते हैं तो वह नहीं खोलते, लेकिन हम उसे अनुमति दे दिए तो उसके बाद हम उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसी प्रकार जब धन विधेयक आता है तो राष्ट्रपति इस पर प्रश्न दोबारा नहीं पूछ सकता, इसका पूर्णतः अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष का ही होता है। उसके बाद आता है 111, यह विधेयकों पर राष्ट्रपति का अनुमति है। जब हम विधेयक लाते हैं और बिना राष्ट्रपति के साइन के वह पारित नहीं होता है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़ाकर। धन विधेयक को यह निर्णय लिया गया है कि जनता, भारत के संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न गणतंत्र देश, आर्थिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए हम यह कहते हैं, हमारा प्रस्तावना में भी लिखा गया है। जिस प्रकार हम लोग जो लोकतांत्रिक, जो हम भारत के लोग हैं, हम अपने वोट देकर ही लोकतांत्रिक देश बनाए हैं। इस प्रकार जो भी धन पर अधिकार होगा वह लोकसभा का होगा। लेकिन जब विधेयक की बात आता है उस पर राष्ट्रपति 3 इनको वीटो की शक्ति दिया गया है। यह आर्टिकल 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। एक होता है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक आता है इसे पूर्णतः वह समाप्त कर देते हैं। उसके बाद आता है एक निलंबकारी वीटो। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति वह विधेयक को दोबारा सुधारने के लिए भेज देते हैं, जिस कारण निलंबकारी वीटो होता है। उसके बाद एक होता है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो में क्या होता है कि न वह विधेयक के बारे में जवाब दे या न वह विधेयक के बारे में कुछ बोले। और उसके बाद होता है क्या कि यूएसए में के संविधान में जो है, जो अत्यंतकारी वीटो जो होता है, अत्यंतकारी वीटो, इसे 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में इसे खत्म कर दिया था, या इंदिरा गांधी ने किया था। और जो निलंबकारी वीटो होता है, कारी वीटो है, इसे 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में सिर्फ एक बार पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकते हैं। उसके बाद जब यह पारित कर देता है तो इसे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद होता है पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहा जाता है। जेबी वीटो, इसमें क्या होता है कि वह विधेयक पर न जवाब दे न साइन दे, उसे सिर्फ रोक ले, अपने पास ही रख ले। यह सन 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने किए थे डाक विधेयक संशोधन पर। सन 1986 में न वह विधेयक के बारे में कुछ हस्ताक्षर किए और न ही वह विधेयक को लौटाए, वह अपने पास ही रख लिए। इसलिए 111 अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास 3 गो अधिकार दिया गया था, जिसको में 42वां संविधान संशोधन से अत्यंतकारी वीटो का हटा दिया गया है। और निलंबकारी वीटो जो है, इसमें क्या होता है कि
44वां संविधान संशोधन 1978 में कि आप एक बार पुनः विचार के लिए उस विधेयक को आप लौटा सकते हैं। और जेबी बीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति न उस पर कोई लौटाता है विधेयक को, नहीं वह साइन करता है, वह अपने पास ही रख लेता है। और यूएसए का जो अमेरिका का संविधान में जो लिखा है, एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है। उसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति नीलमकारी वीटो पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं, उसको विशेष बहुमत से पारित कर उसे भेजा जाता है। और भारत में यह नियम नहीं है। यदि वह नीलमकारी वीटो लग गया, एक बार वह बिना संसद उसे सुधार के बिना किए हुए तो फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो उस पर अनिवार्य हो जाता है राष्ट्रपति को साइन करना। इस प्रकार 111 अनुच्छेद खत्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं 112 में है बजट। और भारत का संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि बजट जो हमारे एक साल में कौन सा काम होगा, कितने पैसा आय होगा, कितने व्यय होगा, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, उसके बारे में जो भी डिसीजन लेते हैं कि हमारे एक साल में इतना आय है और इतना खर्च होगा आएगा इतना पैसा, इतना खर्च होगा, उसी को हम लोग बजट कहते हैं। बजट यह भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कहा गया है। और सब चीज यह बताते हैं कि आज इस क्षेत्र में पुल बनना चाहिए, इस और यहाँ इस जगह पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसका खर्चा इतना आएगा, ये सब अनुमान लगाते हैं। उसके बाद 113 होता है। 113 में क्या होता है? प्राक्कलन। एक प्राक्कलन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लेने से पहले हम उसमें अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और कितना सामान में हो जाएगा। जैसे हम किसी छोटा मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल लेने के लिए मेरे पास पता है कि हमारे साल में इतना पैसा आएगा और लेने के लिए हमको कितना खर्च बैठेगा, उसको हम जोड़ते हैं कि अगर मोबाइल लेंगे तो उसमें मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ेगा, अलग से चार्जर भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद मेमोरी भी लेना पड़ेगा, उसके बाद ग्लास लेना पड़ेगा, उसके बाद कवर लगाना पड़ेगा। यदि हम 6000 का मोबाइल लेते हैं तो ह्यूमन इस तरह से हम जोड़ते हैं, तब प्राक्कलन करते हैं कि हमारा इतना 8,000 में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वह प्राक्कलन होता है। और 114 में होता है विनियोग। जब हम प्राक्कलन कर लेते हैं, अब विनियोग से ही पैसा निकलता है, और विनियोग से यह पैसा निकलता है तब कि अगर कोई विनियोग, जब यह प्राक्कलन बन गया कि 1 करोड़ का यह पुल बनेगा, लेकिन बजट में कहा गया कि हम पुल बनाएंगे, लेकिन वह पुल में कितना खर्च होगा वह 113 प्राक्कलन बनाती है कि इतना खर्च होगा, लेकिन विनियोग में जब लाया जाता है तो वह पैसा निकलेगा विनियोग विधि से। इसलिए विपक्ष वाला 3 प्रकार के कटौती लाते हैं। एक आते हैं नीतिगत कटौती, एक अर्थगत कटौती और एक सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती विपक्ष वाला लाते हैं, इसे आधा से 50% बहुमत से पारित किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो आप 1 करोड़ का जो पुल बनवा रहे हैं वह ठीक बात नहीं है, यह तो 50 लाख में ही बन जाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि 1 रुपया दे दिया जाता है और सत्ताधारी व्यक्ति को संचय निधि से निकाल कर कि आपका नियत ठीक ठाक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको 1 रुपया दिया जाता है कि आप पुल बना लीजिए। इस प्रकार वह नीतिगत कटौती विपक्ष वाला लाता है, इससे सरकार गिर भी सकती है। जब 50% से नीतिगत कटौती पारित होगा तब जो भी बहुमत जो 50% है उसका सत्ता का अधिकार है, इसलिए यह नीतिगत कटौती अधिकांश चीज नहीं पास होता है। और उसके बाद आता है अर्थगत कटौती। इसमें क्या होता है कि आप 1 करोड़ जो पैसा मांग रहे हैं उसमें थोड़ा कम बेसी कर इसे पारित कर दिया जाता है। और एक होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है कि अगर आप 1 करोड़ पुल के लिए मांग रहे हैं तो लेकिन हम तो आपको 1 करोड़ देंगे, लेकिन इसमें संकेत हमको लग रहा है कि यह तो 60 लाख में तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें 100 रुपया कम कर उसे सारा पैसा दे दिया जाता है। इस प्रकार आपको बता दिए नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। और इन सब से बचने के लिए एक आता है गिलोटिन।
गिलोटिन में क्या होता है कि जो भी बजट हुआ, बजट पे उतना भाषण रोक कर, प्राकलन, ये सब सारा चीज रोक कर डायरेक्ट मतदान कर दिया जाता है कि आप इसमें हैं कि नहीं। गिलोटिन यह समय को बचाने के लिए होता है। और गिलोटिन में डायरेक्ट कि आप जब मतदान कर देंगे तो ये सब बजट और प्राकलन जो भी होता है वो सिर्फ रुक के सिर्फ वह मतदान कर दिया जाता है। और विनियोग विधेयक तो वह पारित करना न करना आप विनियोग विधेयक पर लगा सकते हैं, लेकिन बजट और जो प्राकलन में जो समय मरा उसको से बचने के लिए गिलोटिन को लाया जाता है। उसके बाद आता है एक अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान के मतलब होता है कि जो हम 1 करोड़ का जो पुल बनाए उसको लिए थे हम 1 साल में तैयार करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा समस्या आ गया, लॉकडाउन आ गया जिसमें वर्कर नहीं मिल पाया, तो वह 2 साल तक चल गया, जिसके लिए महंगाई बढ़ गया। महंगाई के कारण पुल उतना बजट में नहीं तैयार हुआ, इसलिए अतिरिक्त अनुदान की जरूरी है। इसलिए जो बचे हुए काम को लिए फिर दोबारा पैसा निकाला जाता है, उसलिए अतिरिक्त अनुदान की बात कहा जाता है। यह अनुच्छेद 115 में है। 116 में कहा गया है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान जैसे आप बजट 3 प्रकार की होता है, एक होता है आम बजट, एक होता है अंतरिम बजट और एक होता है लेखा अनुदान। बजट 3 प्रकार के बताएं, एक होता है आम बजट, एक होता है लेखा अनुदान बजट और एक होता है अतिरिक्त बजट, अंतरिम बजट। जैसे आम बजट उसे कहते हैं जो 1 वर्ष के लिए पूरा आय और व्यय को बताए, उसे आम बजट कहा जाता है। अब अंतरिम बजट जो होता है वह चुनावी वर्ष लाया जाता है। जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ इसे अप्रैल में होना था, तो वह जनवरी दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो भी आय और व्यय है वह सत्ता वाला व्यक्ति लाते हैं और कहते हैं कि इतना मेरे पास पैसा आएगा और इतना खर्च हो जाएगा। इसी के लिए अंतरिम बजट, चुनावी वर्ष जो बजट आता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। और आम बजट उसे कहते हैं जो हर साल जो आता है उसे आम बजट कहते हैं, 1 वर्ष के लिए आता है। और एक होता है लेखा अनुदान, यह भी चुनावी वर्ष ही आता है, लेकिन इसमें सिर्फ व्यय को बताया जाता है, आय को नहीं बताया जाता, क्योंकि इलेक्शन के समय हम तो खुद टेंशन में है, नेता लोग कहते हैं, इसलिए हम व्यय बता देंगे कि इतना अधिकारी को इतना पेमेंट देना है, आर्मी वालों को इतना पेमेंट देना है, कि IPS वालों को इतना पेमेंट देना है, इतना अध्यापक को पेमेंट देना है। वह सिर्फ व्यय को बताते हैं और उसके बाद वह कोई भी कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक के बाद। वित्त विधेयक के बाद होता है कि इसमें सिर्फ आप खर्च कर सकते हैं, इसमें खर्च कहाँ इंडस्ट्री बनाना है, कहाँ अस्पताल बनाना है, यह वित्त विधेयक। अब वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, धन विधेयक पर नहीं हो सकता, लेकिन वित्त विधेयक पर हो सकता है। वित्त विधेयक में लिस्ट 2 होता है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इस पर राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ता है कि हम वित्त विधेयक ला रहे हैं, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में उसके रखा जाता है जो आवश्यक है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे आगे चुना जाएगा, इसलिए लिस्ट 1 में रखा जाता है। और उसके बाद शिक्षा 2 पर, कहे कि स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तभी तो लोग पढ़ने जाएंगे, इसलिए दूसरा लिस्ट 2 में रखा जाता है। इससे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है और इसको भी पूर्व अनुमति लिया जाता है। वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन हो सकता है और इसमें भी लिस्ट 2 में भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो जरूरी है, इसलिए इसे वित्त विधेयक लिस्ट 1 में रखा जाता है। और वित्त विधेयक ये भी लोकसभा से ही आरंभ होता है और लिस्ट 2 भी ये भी लोकसभा से ही, दोनों में से किसी भी अथी से लिस्ट 2 जो है वह किसी भी संसद से चालू हो सकता है। और यह पूर्व अनुमति पर राष्ट्रपति को आता है, वो भी पूर्ण अनुमति पर ही आता है। इसलिए 117 आपका कंप्लीट हो गया। 118 में और 119 में आपको संसदीय प्रक्रिया बताए थे, जिसको में अस्थाई जो हुआ था और एक अस्थाई। अस्थाई में आपको बताए थे परवल और संयुक्त परवल और संसदीय और संयुक्त संसदीय। जब परवल में घोटाला होता है
तो उसको जांच करने के लिए संसदीय, जब एक दूसरे में अलग अलग संसद में पास करते हैं तो संसदीय समिति कहते हैं, और जब दोनों मिलकर कहते हैं संयुक्त संसदीय कहा जाता है। और किसी विधेयक पर बहस होता है उसे परवल कहा जाता है, और दोनों को मिलकर और विधेयक को निर्णय लेते हैं उसे संयुक्त परवल कहते हैं। संयुक्त परवल में क्या होता है कि 30 व्यक्ति लोकसभा कराता है और 15 व्यक्ति राज्यसभा कराता है संयुक्त परवल में। और संयुक्त संसदीय में यही होता है, 30 को लोकसभा से होता है और 15 को राज्यसभा से होता है। उसके बाद अस्थाई में आपको बताए थे वित्तीय समिति, जांच समिति, सेवा समिति, अन्वेषण समिति, सदन समिति, और इसमें 6 प्रकार की समिति बताए थे, वित्त समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सेवा, सदन और अन्वेषण समिति। ये आपको कंप्लीट बता देते, अगले वीडियो में आपको बताएंगे।